ये है बकरे की सालम रान। आने वाले दिनों में इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि बड़ी ईद के दिनों में ये रान अक्सर दावतों का सेंटर पीस बनेगी। आज की रेसिपी इसी सेंटर पीस के नाम। वैसे मेरे नज़दीक रान का गोश्त माजरत के साथ थोड़ा निचले दर्जे का गोश्त है, क्योंकि इसमें इंटरमस्कुलर फैट की बहुत कमी होती है। इसको लो फैट या लीन गोश्त कहा जा सकता है, इसलिए इसमें गोश्त का अपना फ्लेवर काफ़ी कम होता है और फैट की कमी की वजह से ये खाने में इतना जूसी नहीं बन पाता जैसे कि शायद दस्ती, गर्दन या सीने का गोश्त होता है। ये रान काफ़ी छोटे जानवर की है और इसका वेट लगभग 1.5 किलो से भी थोड़ा कम ही है। पाकिस्तान में अक्सर रान आपको 2 किलो के आसपास तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसको प्रिपेयर करने का तरीका एक ही जैसा रहेगा। पहले हम इसके ऊपर इसकी इजाफी सिल्वर स्किन की लेयर्स को आराम आराम से उतारेंगे। सिल्वर स्किन इन झिल्ली नुमा लेयर्स को कहते हैं, जो गोश्त के ऊपर ऐसे अलग से नज़र आती हैं। यहाँ ख्याल ये रखना होता है कि गोश्त के अंदर कट ना लगे, उसके ऊपर से इन लेयर्स को बहुत तेज़ छुरी की मदद से बस ऐसे खींच के उतार दिया जाए। ये काम आपके कसाई भी काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अक्सर लोग बहुत गहरे कट्स भी लगाते हैं रान को, और उसकी वजह होती है कि मैरिनेड की पेनिट्रेशन ठीक से हो सके, कि जब आप मसाला ऊपर से लगाएं तो वो अच्छी तरह से अंदर तक जज्ब हो सके। मुझे लगता है कि बहुत डीप लंबे कट्स मारने से रान की फाइनल प्रेजेंटेशन थोड़ी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैं इसमें यूं कट्स लगाता हूं जो अच्छी तरह हड्डी तक तो जाते हैं, लेकिन इसकी शेप बरकरार रहती है। एक कट इस जॉइंट पे भी लगाया जाता है, सिर्फ रान को ऐसे ट्विस्ट करने के लिए, और इसका मकसद सिर्फ इसका सरफेस एरिया कम करना है, ताकि ये ट्विस्ट करके पतीले में आसानी से फिट हो सके। ध्यान रहे कि ये कट बहुत डीप नहीं होना चाहिए, वरना इसकी मछली की हड्डी गोश्त को पूरी तरह से छोड़ देगी। बस इस तरह का फ्लेक्स आ जाए तो पतीले में फिट करने के लिए ये काफ़ी होगा। मैरिनेशन में हम अपनी ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डालेंगे। ये 2 स्टेप मैरिनेशन है, जिसमें पहला स्टेप होगा इसको अच्छी तरह से नमक लगाने का और अच्छी तरह से इसके कट्स में इस नमक को मसाज करने का। इसके साथ ही थोड़ा लेमन जूस लगाएंगे और इसको थोड़ी देर तक फ्रिज में छोड़ देंगे। इससे नमक रान में अब्जॉर्ब होना शुरू होगा, और अगर कोई इजाफी पानी इस गोश्त में हुआ तो वो निकल के इससे अलग हो जाएगा। दूसरा स्टेप एक सादा सा ऑल पर्पस दही वाला मैरिनेड है, जिसमें एक अलग प्लेट में चंद मसाले जाएंगे, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा जायफल का पाउडर। इन सब के साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और काफ़ी गाढ़े दही के चंद चमचे। गरम मसाले में ऑलरेडी ज़ीरा, काली मिर्च वगैरह सब कुछ होता है, तो वो सब अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा चटपटा बनाना हो तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला भी डाला जा सकता है। कुछ लोग इसमें पपीता या मीट टेंडराइज़र भी डालते हैं। अगर आपको वैसा गलावटी टेक्सचर पसंद हो तो वो भी डाला जा सकता है। इस मैरिनेड में ही थोड़ा कुकिंग ऑयल भी डाल दिया जाएगा, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाए और हमें बाद में पकाते हुए इसमें इजाफी तेल ना डालना पड़े। ये ग्रीक स्टाइल थोड़ा गाढ़ा किस्म का दही इस्तेमाल करने से हमारा मैरिनेड भी काफ़ी गाढ़ा बन रहा है, और इसका गाढ़ापन भी ज़रूरी है इस गोश्त के ऊपर मैरिनेड को अच्छी तरह से बिठाने के लिए। मैरिनेड अगर बहुत ज़्यादा पतला बनेगा तो वो बह के अलग हो जाएगा गोश्त से। याद रहे, मैरिनेड अच्छी तरह से हड्डी तक इन कट्स के अंदर जाना चाहिए, इससे फ्लेवर में इजाफा होगा। और हाँ, अच्छे रिजल्ट्स के लिए ये
दही मैरिनेट के साथ इस रान को कम से कम 24 से 48 घंटे तो मैरिनेट करना पड़ेगा। अब अगले दिन आते हैं इसकी कुकिंग पे। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है स्टीम रोस्ट करने का। स्टीम रोस्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो टेक्निक मेरी समझ में आती है उसमें पहले इसको रोस्ट कर लेना बेहतर है। कुछ लोग आसानी के लिए रोस्ट करने की बजाय इसको बहुत सारे तेल में फ्राई कर लेते हैं, लेकिन रवायती रोस्टिंग या तो बारबेक्यू की आग पे हो सकती है या फिर घर के ओवन में। इससे गोश्त पे अच्छा सा कैरामलाइज्ड सा रंग आ जाएगा और इस मैरिनेट पे लगे हुए मसाले थोड़े भुन से जाएंगे, जो कि स्टीमिंग में नहीं हो पाएगा। स्टीम हुआ वो मसाला थोड़ा कच्चा सा फील होता है। तकरीबन 40 मिनट इसको रोस्ट होने में लगेंगे, लगभग 425 डिग्री फ़ारेनहाइट या 220 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ ये रान हर गिज़ गली हुई नहीं होगी, लेकिन रोस्टिंग से इस पे अच्छी सी क्रस्ट बन चुकी होगी और इसको पूरी तरह से गलाया जाएगा इसको स्टीम करके। और स्टीम करने के लिए इसको पहले अच्छी तरह से एल्यूमिनियम फॉयल और बटर पेपर की एक कॉम्बिनेशन से इस तरह से रैप कर दिया जाता है। और जब ये पूरी तरह से ऐसे रैप हो जाए तो इसको स्टीम किया जा सकता है। वैसे तो ये कवर करके ओवन में वापस डाला जा सकता है 4 से 6 घंटे के लिए, तकरीबन 300 फ़ारेनहाइट पे, लेकिन हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से एक पतीले में स्टीम करेंगे, जिसके लिए एक काफ़ी बड़ा पतीला लेना ज़रूरी है जिसमें हमारी रान आराम से पूरी आ सके। फिर इसमें एक स्टीम करने वाला रैक रख दिया जाता है और इसमें पानी डाल दिया जाता है स्टीमर रैक के सरफेस से थोड़ा नीचे तक। इस रैक पे जाती है रैप हुई हुई रान और पतीले को ढक के तेज़ चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही पतीले में ऐसे ज़ोर से स्टीम बाहर आने लगे तो आंच को काफ़ी आहिस्ता करके इसको स्टीम होने के लिए छोड़ दिया जाता है, लगभग 4 से 6 घंटे के लिए। गोश्त को अच्छी तरह से गलाने के लिए इतना टाइम देना ज़रूरी है, वरना मामला काफ़ी रूखा सूखा सा हो सकता है, ख़ास तौर पे रान का गोश्त है इसलिए। 4 घंटे स्टीम होने के बाद इसको बहुत ध्यान से अनरैप किया जाता है और इसको सर्व करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। मुझे जो तरीका पसंद है वो थोड़ा मंदी स्टाइल का है, जिसमें पहले नमकीन चावल बिछाए जाते हैं, फिर उस पर ये रोस्ट रखा जाता है और साथ में दही का रायता और कच्ची वाली लाल चटनी के साथ इसको फिनिश किया जाता है। अगर रेसिपी से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। इन रेसिपीज़ पे बातचीत चलती रहेगी।